नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। फिक्र आपकी में सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 27 मार्च से ये चुनाव शुरू होंगे और 2 मई को नतीजे आएंगे। आज हम आपको इन राज्यों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की बात करेंगे जो चुनाव के मुद्दे हो सकते हैं। इसके अलावा सबकी नजर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर टिकी हुई है, इसीलिए आपको बंगाल के ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लोगों को सरकारी चावल के साथ चींटी की चटनी क्यों खानी पड़ रही है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस वक्त देश की सबसे बड़ी फिक्र बनती जा रही है घृणा, जो ना तो राजनीति में होनी चाहिए और ना समाज में। अंबानी के घर के पास मिले विस्फोटक के जरिए हम इसी घृणा का विश्लेषण करेंगे जो पूरे देश के लिए हानिकारक है। और आज एक बार फिर कोरोना की बड़ी फिक्र बनकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र, केरल के बाद देश की राजधानी दिल्ली से भी डराने वाली खबरें आ रही हैं। आज ये पूरी खबर देखिए और सतर्क हो जाइए। चुनाव की जिन तारीखों का सबको इंतजार था, उनका ऐलान हो चुका है। आखिर पश्चिम बंगाल में ऐसी क्या खास बात है कि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर पूरे देश में चर्चा है और इसके नतीजों को लेकर भी अभी से अटकलें लगाई जा रही हैं। पहले आपको चुनाव के कार्यक्रम के बारे में बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को यानी 8 चरणों में वोटिंग होगी। असम में 3 चरणों में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को चुनाव होंगे, जबकि तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक ही दिन 6 अप्रैल को चुनाव होंगे। सभी राज्यों के नतीजे एक साथ 2 मई को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने आज करीब घंटे भर लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनाव की तारीखों से अलग एक सवाल यह भी किया गया कि चुनाव प्रचार के दौरान आयोग कोरोना को लेकर क्या सावधानी बरतेगा। गाइडलाइंस तो 20 अगस्त को इशू कर दी गई थी। गाइडलाइंस को कॉन्स्टेंटली रिव्यू करके कोई फ्रेश गाइडलाइन की जरूरत हो तो साथ-साथ की जाती है ऑन डे टू डे बेसिस। और किसी तरह के एक्शन का भी कोई है कि अगर इस तरह से एक्शन तो मैंने आपको कहा ना कि हम जरूरत पड़ेगी तो खूब एक्शन लेंगे, जितना आप चाहते हो उससे ज्यादा लेंगे। क्वेश्चन टू द लेफ्ट। स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि बंगाल जो आज सोचता है वो देश के दिमाग में कल आता है। आपने भी देखा होगा कि बंगाल के चुनाव की चर्चा पूरे देश कर रहा है। हमने बंगाल की राजनीति के जानकारों से पूछा कि आखिर बंगाल में ऐसी क्या बात है। सबसे बड़ा एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए कामयाबी साबित होगा कि भारत का पूर्वी से दक्षिण तक उनका प्रभाव बढ़ चुके हैं और जो अहम भूमिका निभा सकता है भविष्य में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा से ज़्यादा सीट हासिल करने के लिए एक संभावना तैयार हो जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत सीरियसली इस चुनाव को ले रहा है और जिस तरीके से ममता बनर्जी को चुनौती देते हैं, अगर इससे ममता बनर्जी उभर के आती है तो निश्चित तौर पे देश में ममता बनर्जी का जो कद है वो बहुत ही बढ़ जाएगी और इसके लिए ये मानना ही पड़ेगा कि भविष्य में ममता बनर्जी एक नेता के रूप में स्थापित हो जाएंगे। बीजेपी ने चुनाव में सोनार बांग्ला बनाने का लक्ष्य रखा है, जबकि तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि इसकी जरूरत क्या है। बंगाल तो पहले से ही सोनार बांग्ला है, लेकिन सच्चाई क्या है और ये दावे क्यों किए जा रहे हैं, देखें ये रिपोर्ट। भाजपा उस सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए काम करेगी। সোনার বাংলা অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে। এই বাংলাটা এখন বিশ্ব বাংলা হচ্ছে। हम 5 साल में बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर आपको वापिस देंगे। তুমি সোনার গুজরাট তৈরি করতে পারোনি কেন? তুমি বাবা উত্তরপ্রদেশে সোনার উত্তরপ্রদেশ তৈরি করতে পারোনি কেন? बंगाल की प्रबुद्ध जनता जानती है कि किस तरीके से सोनार बांग्ला बन सकता है। খেলা তো হবেই রে, খেলা তো হবেই। तो बंगाल को सोनार बांग्ला यानी सोने का बंगाल कौन बनाएगा और बंगाल में यह विकास कैसे आएगा? ये रथ पर सवार होकर आएगा या स्कूटी पर सवार होकर आएगा? इस बार बात करने से पहले जरा मौजूदा विधानसभा की तस्वीर देखिए।
साल 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 294 में से सिर्फ 3 सीटें मिली थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 211, लेफ्ट पार्टियों को 32, कांग्रेस को 44 और अन्य को 4 सीटें मिली थी। लेकिन बीजेपी का उत्साह बढ़ाया लोकसभा चुनाव के नतीजों ने, जिसमें पार्टी को 18 सीटें मिली और तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 22 सीटें। दोनों पार्टियों के वोट शेयर में भी 3% का ही फर्क था। ऐतिहासिक रूप से लोकसभा चुनाव में लेफ्ट का खाता भी नहीं खुला और कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। बात सोनार बांग्ला की हो रही है, इसलिए आपको इतिहास में ले चलते हैं। 1905 में अंग्रेजों के जमाने में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। बंग भंग की उस घटना के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी मशहूर कविता आमार सोनार बांग्ला में लिखा, मेरा सोने जैसा बंगाल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सदैव तुम्हारा आकाश, तुम्हारी वायु मेरे प्राणों में बांसुरी सी बजती है। ओ माँ, वसंत में आम्रकुंज से आती सुगंध मुझे खुशी से पागल करती है। वाह क्या आनंद है। टैगोर के सोनार बांग्ला में जिस बांसुरी, जिस सुगंध और जिस आनंद का उल्लेख है, वो कुछ और नहीं, एक लोक कल्याणकारी राज्य का विकास ही है। लेकिन बंगाल में जो मौजूदा तस्वीर दिख रही है, क्या वो सोनार बांग्ला की झांकी पेश करती है? आज शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रमों का ऐलान शुरू किया। दोपहर 3:27 पर यानी विधानसभा चुनाव के ऐलान और आचार संहिता लागू होने से सिर्फ 63 मिनट पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने अनस्किल्ड दिहाड़ी मजदूरों को 144 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रुपए देने की घोषणा की। सेमी स्किल्ड श्रमिकों के लिए 172 रुपए की जगह 303 रुपए मजदूरी की घोषणा की गई। एक नई कैटेगरी घोषित की गई, स्किल्ड मजदूरों की, उनके लिए 404 रुपए मजदूरी का ऐलान हुआ। तो क्या ये मान लिया जाए कि ममता बनर्जी बंगाल के मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए चुनावी कार्यक्रम के ऐलान का इंतजार कर रही थी? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब तक करोड़ों लोग भूखे और वंचित रहेंगे, तब तक हर उस आदमी को गद्दार माना जाएगा जिसने गरीबों की कीमत पर शिक्षा तो हासिल की, लेकिन उनकी चिंता बिल्कुल नहीं की। तो क्या ये मान लिया जाए कि विवेकानंद के हिंदुत्व में यकीन रखने का दावा करने वाली ममता बनर्जी गरीबों और मजदूरों की चिंता इस आधार पर करती हैं कि राज्य में चुनाव का ऐलान कब होने वाला है? जब हम सोनार बांग्ला की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है समृद्ध बंगाल। ऐसा बंगाल जहां रोजगार, उद्योग, मेडिकल सुविधाएं हो, लोगों की आय अच्छी हो और शांति हो। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें बंगाल की स्थिति इसलिए भी अलग है क्योंकि आजादी के बाद ये राज्य विकास की लिस्ट में ऊपर थे। इसीलिए आज हम सोनार बांग्ला की बात करें तो बंगाल की तुलना उन राज्यों से करेंगे जो विकास के इंडेक्स में मिसाल है। अगर प्रति व्यक्ति आय को पैमाना बनाए तो पश्चिम बंगाल बहुत पीछे है। 2018-19 में पश्चिम बंगाल की तुलना में गुजरात की प्रति व्यक्ति आय करीब 2 गुनी थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े कहते हैं कि उस दौरान गुजरात में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय 1,53,495 रुपए थी, जबकि पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 67,300 रुपए थी। अब जरा गरीबी के आंकड़ों पर ध्यान दीजिए तो NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस शिक्षा, सेहत और रहन सहन पर किए जाने वाले खर्च के आधार पर यह आंकड़े निर्धारित करता है। इस पैमाने पर पश्चिम बंगाल में प्रति 1 लाख की आबादी पर 185 लोग गरीब हैं, जबकि गुजरात में प्रति 1 लाख की आबादी पर 102 लोग गरीब हैं। अब पीने के पानी की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल के शहरी इलाकों में सिर्फ 56% परिवारों को ही पीने का पानी साफ मिलता है, जो कि राष्ट्रीय औसत 70.6% से बहुत नीचे है। यह तब है जबकि भूमिगत जल में आर्सेनिक की मौजूदगी के मामले में पश्चिम बंगाल पूरे देश में सबसे ऊपर है। देश के ग्रामीण इलाकों में बिना साफ पानी के रहने वाले हर 5 लोगों में से 1 पश्चिम बंगाल का ही है। इन सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश के जिन 4,11,00,000 लोगों को अब भी पीने का साफ पानी नहीं मिलता है, उनमें से 78 लाख पश्चिम बंगाल में ही।
ममता बनर्जी ने चुनाव कार्यक्रम का यह कहते हुए विरोध किया कि इसे 8 चरणों में कराए जाने की क्या जरूरत है। आज चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बंगाल में खासी हलचल रही। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव के ऐलान से पहले ममता बनर्जी के आवास पर एक विशेष पूजा हुई, जिसमें पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पुजारी खास तौर पर बुलाए गए थे। कहा जा रहा है कि चुनाव में सफलता के लिए यह आयोजन किया गया। इस बीच बंगाल के बालूरघाट पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। जरा सुनिए ममता बनर्जी के किस बयान का कैसे जवाब दिया राजनाथ सिंह ने। खेला तो होवे ही, खेला तो होवे ही। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि ममता दीदी कह रही हैं बंगाल में खेला होवे, कहती हैं बंगाल में खेला होवे, लेकिन ममता दीदी मैं कहना चाहता हूं खेला होवे निश्चय ही होवे। ममता बनर्जी ने तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सवारी की थी और वो स्कूटी चलाते हुए लड़खड़ा भी गई थी। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी बंगाल पहुंचकर स्कूटी से ही जवाब दिया। पंचकोटा इलाके में रोड शो में शामिल होने के बाद स्मृति ईरानी ने पैदल यात्रा भी की, जहां हमने उनसे पूछा कि बंगाल में आना आपके लिए कैसा अनुभव रहा। हमारे साथ है यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी। मैम, आप बंगाल आए हैं, अनुभव कैसा रहा? बंगाल में परिवर्तन, आशोल परिवर्तन बोला प्रधानमंत्री जी ने, वो होगा? আপনি রাস্তায় দেখতে পেয়েছেন গ্রামে কিভাবে ভাঙা, मतलब जो रास्ते हैं गांव गांव में वो किस प्रकार से टूटे हैं। मैं 25 किलोमीटर स्वयं चलाकर आपके सामने स्कूटी घूमी हूँ और ये टूटे रास्ते, टूटे घर, जनता को स्वच्छ पानी ना मिलना, इसी वजह से जनता त्राहिमाम कर रही है और संकल्प कर रही है कि इस बार असेंबली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ही वोट मिलेगा। खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी और तृणमूल के अलावा किसी तीसरे की चर्चा नहीं है। इतना ही नहीं, बंगाल में महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम होता है वो भी बहुत ज्यादा है। एनसीडब्ल्यू ने पिछले साल अपने आप सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया कई सारे केसेस को लेकर और कहा कि पुलिस 267 मामले ऐसे हैं जिनमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही। नंबर 3 पर आता है बंगाल क्राइम अगेंस्ट वुमेन की अगर बात की जाए। नंबर 1 पर यूपी, फिर महाराष्ट्र और फिर पश्चिम बंगाल, वो भी महिला मुख्यमंत्री होने के बाद। आपको जल्दी से बाकी राज्यों के बारे में बता देते हैं कि आखिर किस राज्य की मौजूदा स्थिति क्या है। यानी 5 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीट मिली थी। असम में 126 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी को 60 सीटें मिली, कांग्रेस को 26 सीटें मिली, एजीपी को 14, एआईडीयूएफ को 13 सीटें मिली। केरल की अगर बात की जाए तो विधानसभा की 140 सीटें हैं। वहां पिछली बार एलडीएफ के खाते में 90 सीटें गई थी, जबकि यूडीएफ को 42 सीटें मिली। बीजेपी को वहां सिर्फ 1 सीट मिली थी, जो कि बड़ी बात थी, खाता खुल गया था। तमिलनाडु में विधानसभा के 234 सीटें हैं। वहां पिछली बार सबको हैरान करते हुए एआईएडीएमके को 135 सीटें मिली थी, जबकि डीएमके को 88 सीटें मिली थी। इस बार ना अम्मा है और ना ही बात की जाए तो डीएमके के जो पितामह है वो भी मौजूद नहीं है। वहां कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को कोई सफलता नहीं मिली। पुडुचेरी में इस वक्त राष्ट्रपति शासन है, लेकिन वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी। एआईएनआरसी के खाते में 8 सीटें गई थी, जबकि एआईएडीएमके को 4 और डीएमके को 2 सीटें मिली थी। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें सिर्फ असम में ही फिलहाल बीजेपी सत्ता में, लेकिन पार्टी बाकी सभी राज्यों में भी इस बार जोर आजमाइश कर रही है और बंगाल में उसे कड़ी टक्कर मिल रही है। 5 राज्यों में बंगाल का चुनाव इस बार सबसे ज्यादा अहम होगा, जहां परिवर्तन का नारा देकर ममता बनर्जी 10 साल पहले सत्ता में आई थी और अब बीजेपी असल परिवर्तन का नारा देकर सत्ता बदलना चाहती है। लेकिन हमारी फिक्र है कि क्या चुनाव से बंगाल के मतदाताओं की किस्मत बदलेगी? क्या बंगाल से गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी दूर होगी? क्योंकि अब तक चुनाव दर चुनाव बंगाल में सिर्फ वक्त का पहिया घूमता रहा है। हालात पहले जैसे ही हैं। पश्चिम बंगाल के जिस झारग्राम में पहले चरण में 27 मार्च को चुनाव है, वहां आज भी बदहाली का राज है। हमारे रिपोर्टर राहुल सिन्हा ने झारग्राम के एक गांव का हाल कैमरे में कैद किया, जहां उन्हें मजबूरन शाकाहारी से मांसाहारी बनना पड़ा।
क्यों और कैसे, खुद देखें आप इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। और यकीन मानिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, पर फिर भी मैं इस चीज को आज चख के जरूर देखूंगा। नमस्कार, मैं हूँ राहुल सिन्हा। पश्चिम बंगाल की सियासत तूफान पर है, नेता बयानबाजी कर रहे हैं, जुबानी जंग हो रही है, कार्यकर्ताओं में मारपीट हो रही है, लेकिन इस सब के बीच पश्चिम बंगाल के असल मुद्दे गायब हैं। हम जंगल महल में आपको लेकर चल रहे हैं। 2006 में यहाँ पर अमलासोल नाम के एक गांव में भूख की वजह से 4 लोगों की मौत हुई थी। क्या तस्वीर बदली है? पिछले साल इसी गांव से एक तस्वीर और आई थी जिसमें लोगों को चींटी खाते हुए दिखाया गया था। तो क्या आज भी यहाँ के लोग चींटी खाने को मजबूर हैं? ये देखने के लिए जब हम इस गांव में पहुंचे तो हमें ये अम्मा मिली और उनके पास में चींटियों से भरा हुआ, ये पत्तों से भरा हुआ पूरा का पूरा दोना था, यहाँ पर मौजूद था। और इस गांव में लगभग हर घर में आज भी ये चींटी की चटनी खाई जाती है। ये आज के पश्चिम बंगाल का सच है और पश्चिम बंगाल के अमलासोल गांव का क्रूर सच। आजादी के 74 साल बाद पश्चिम बंगाल का एक गांव चींटियों की चटनी खाने को मजबूर है। जब देश में अनाज का भंडार भरा हुआ हो, लाखों टन गेहूं, चावल और दाल गोदामों से भरे पड़े हो, फल फूल और सब्जियों की भरपूर खेती हो रही हो, अमलासोल के लोग पेट की आग बुझाने के लिए चींटियों की चटनी खाते हैं। वैसे भी पेट की आग इंसान से क्या कुछ नहीं करवा लेती, लेकिन हमारे लिए इस क्रूर सच्चाई पर यकीन करना मुश्किल था कि 21वीं सदी में पेट की आग मिटाने के लिए लोग चींटियों की चटनी भी खाने को मजबूर हो सकते हैं। आखिर पश्चिम बंगाल की ग्राउंड रिपोर्ट हमें अमलासोल गांव तक ले आई, जहां हमें इसी कड़वे सच से रूबरू होना था। हमें चींटियों की चटनी बना रही अम्मा से मिलना था और उनकी मजबूरी को समझना था। है नहीं, मैं तो है अभी मैं ये खा नहीं पाऊंगा, खाऊंगा इसलिए नहीं क्योंकि मैं जो हूँ वेजिटेरियन हूँ, शाकाहारी हूँ। बुंदेलखंड में घास की रोटी जब मैंने कवर किया था तो घास की रोटी तो खा के जरूर देखी थी और समझने की कोशिश की थी कि ऐसे मजबूरी में वहाँ के लोग घास की रोटी खा रहे हैं। यहाँ बैठकर समझना वाकई चाहता हूँ कि इस बदहाली में, इस गरीबी में क्यों एक इंसान को इस हद तक जाकर के अपना पेट भरना पड़ता है। यकीन मानिए चाहता था मैं, लेकिन दिक्कत है, शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूँ, इसलिए शायद इसको सिर्फ देख पाऊंगा, समझने की कोशिश करूंगा और आपको जरूर दिखाऊंगा। मतलब ये जरूर दिखाइए आप, ये पूरा चींटियों से भरा हुआ पत्ता है, ये सारी जिंदा है अभी। अमलासोल की अम्मा ने हमें भी चींटियों की चटनी खाने का ऑफर दिया, लेकिन शाकाहारी होने के नाते हमने अम्मा की पहली गुजारिश ठुकरा दी। लेकिन इसे समझने की कोशिश लगातार करते रहे कि आखिरकार कैसे चींटियों की चटनी इस गांव की नियति पर चस्पा हो गई है, कैसे ये बदहाली और गरीबी की गठरी जिंदगी पर भारी पड़ गई है और लाचारी में जिंदगी जीने के लिए चींटियां ही एकमात्र सहारा बन गई। वैसे एक बार फिर हमने हिम्मत जुटाई क्योंकि अम्मा की दूसरी गुजारिश हम ठुकरा नहीं सकते थे। 100% शुद्ध शाकाहारी होते हुए भी चींटी की चटनी खाई ताकि समझ सकें कि वक्त और हालात किसी को कितना बेबस कर सकते हैं। और यकीन मानिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, पर फिर भी मैं इस चीज़ को आज चख के ज़रूर देखूंगा। चखूंगा इसलिए नहीं क्योंकि मुझे ये स्वाद के लिए चखना है, चखना इसलिए क्योंकि इस देश में आज भी कहीं बुंदेलखंड में कोई लोग घास की रोटी खाने को मजबूर हैं और कोई लोग इस चींटी की चटनी को खाने के लिए मजबूर हैं। मजबूर सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि इनके पास उस तरीके के रोज़गार नहीं मिल पाए कि ये लोग बेहतर कमाई कर सकें, अपने घर के लिए बेहतर सब्जी और फल लेकर आ पाएँ, दालें लेकर आ पाएँ। सोचिए 2006 में इस गांव में भूख की वजह से मौत हुई, 14 साल बीत गए और आज भी शर्मसार करने वाली बात यह है कि हम इन लोगों को उन बेसिक चीज़ें भी नहीं दे पाए। पीडीएस सिस्टम के जरिए राशन ज़रूर मुहैया करा दिया, चावल ज़रूर मुहैया करा दिया, पर उस चावल के अलावा हम और ऐसा कुछ नहीं दे पाए कि वो इस चींटी की चटनी से अपने को छुटकारा दिला पाए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले उनकी मजबूरी थी, अब इनकी ये आदत है।
स्वाद तो चटनी जैसा है, पर मैं इसको स्वाद नहीं बोलूंगा, फिर बोलूंगा ये बड़े अफसोस की और शर्म की बात है कि हम 21वीं सदी में जब ना जाने कौन कौन सी तरक्की की बात कर रहे हैं, तब हमारे ये आदिवासी आज भी ये चींटियों की चटनी खाने को मजबूर है। पश्चिम बंगाल की यह हकीकत आपको अंदर तक झकझोर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या चींटियों की चटनी इनका व्यंजन है या फिर सिस्टम और सरकार की घनघोर उपेक्षा? ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि ये वही अमलासोल गांव है जहां साल 2006 में जब बंगाल में लेफ्ट का राज था, अमलासोल में लाल झंडे का दबदबा था, तब भूख से 4 लोगों की मौत हुई थी। पिछले 14 साल में यहाँ हालात थोड़े बहुत जरूर बदले हैं। 14 वर्षों में भूख से किसी गांव वाले की मौत नहीं हुई और राज्य सरकार की कृपा से सरकारी अनाज, खासतौर से चावल, गरीबों में बंटने लगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चावल। ऐसे में चावल के साथ चींटियों को खाना इनकी मजबूरी भी है, जरूरत भी, जो अब जाकर आदत भी बन गई है। आप लोग रोज खाते हो ये? रोज। हाँ, रोज। क्यों खाते हो इसको? क्या सब्जी वगैरह नहीं मिलती? सब्जी খুব একটা अवेलेबल মিলে নাই, তো এটা 4 দিনের মধ্যে আমি ভাত খাওয়া হয় আর কি। এটা আমাদের প্র্যাকটিস হয়ে গেছে, হ্যাঁ, যে সবজি তবজি না হলো এটা দিয়ে আমাদের ভাত খাওয়া যায়, ভাত খেতে পারি আর কি। इसके साथ भात के साथ आप खाते हो? हाँ, चावल के साथ इसको हाँ, आप चावल खाते हो? के साथ, हाँ। नहीं, सरकार जो राशन देती है वो मिल रहा है आप लोगों को? है, मिले रहा है। वो मिल रहा है। हाँ। फिर भी ये खाने की जरूरत क्यों पड़ेगी आपको? ये तो बड़ा, जब देखते हैं सोचते तो अजीब सा लगता है। সবজি টবজি কিনতে গেলে তো বাজার যেতে হবে, পয়সা করে সেরকম সবার তো নাই, হ্যাঁ, তো এই জন্য এটাই আমরা পেশা করে নিয়েছি যে এটা নিয়ে আমরা ভাত টাত খেতে পারবো আর কি। रोजगार क्या है आपका? रोज कमाने का जरिया क्या है यहाँ पे? এখানে কর্ম বলতে সেরকম কিছু নাই, জঙ্গলের থেকে কাঠ নিয়ে আসা হয়, এই কাঠের বিক্রি করে যা চলে। वैसे घर चलाने की मजबूरी और पेट भरने की लाचारी ने यहाँ एक बार फिर नक्सली गतिविधियों को बढ़ा दिया है। अमलासोल से कुछ किलोमीटर दूर ही झारखंड की सीमाएं लगती हैं, जहां से नक्सलियों की आवाजाही कई बार देखी गई है। ये गांव एक जमाने में नक्सलियों का गढ़ भी रहा है, जहां से लाल साम्राज्य को खाद पानी मिलता था। हालात एक बार फिर उसी दौर की तरफ इशारा कर रहे हैं। बंगाल ही नहीं, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी कई आदिवासी चींटी की चटनी खाने को मजबूर हैं। अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग चींटी की चटनी को स्वादिष्ट और पौष्टिक बताकर गरीबी का खुलेआम मजाक उड़ाते हैं। वैसे एक ऐसा गांव है जहां सरकार और सिस्टम का कोई नुमाइंदा शायद ही कभी पहुंचता हो, लेकिन चुनाव से चंद दिन पहले सरकार की शौचालय योजना जरूर पहुंचती है, जिसमें हमारे आपके टैक्स के पैसे की बर्बादी का खुला खेल दिखता है। देखिए, कुछ योजनाएं तो यहाँ पर पहुंची हैं, लेकिन उन योजनाओं का इनके जीवन पर कितना असर पड़ा है वो ज्यादा फर्क यहाँ पर नजर नहीं आता है। देखिए, इतना छोटा है, खड़ा भी नहीं हो सकता। ये कब बन के तैयार हुए? चुनाव आ रहे हैं इसलिए बने क्या? এখন এইটা মোটামুটি বানাই করে 10 থেকে 15 দিন হয়েছে এখনো পর্যন্ত। आप सोचिए 10-15 दिन पहले बनाकर गए, और वो भी ऐसे बनाकर गए हैं जिसका होना ना होना कोई फायदा नहीं है। यानी सरकार का पैसा वेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए आप, क्या बना है। ये स्थितियां हैं। पहली बात तो इन तक कोई चीज पहुंचेगी नहीं, अगर पहुंचेगी तो भ्रष्टाचार के जरिए इस हद तक पहुंचेगी कि उसका होना ना होना कोई फायदा नहीं है। आजाद हिंदुस्तान का ये गांव बेहाल है, न पानी है, न बिजली और न ही सड़क। जब कोई बीमार होता है तो चारपाई के सहारे अस्पताल तक पहुंचता है, और जब जिंदा रहता है तो चींटियों के सहारे पेट भरता है। अफसोस की बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि सरकार के लिए इंसान और इन चींटियों में कोई फर्क नहीं है। जैसे हाथ पर अगर ये चींटी चढ़ जाए तो आप झाड़ कर आगे निकल जाते हैं, वैसे ही 5 साल में एक बार जब नेता यहाँ आते हैं, ये लोग कुछ कहते हैं, वो सुनते हैं, और सुनकर सब कुछ यहीं झाड़ के फिर वापस निकल जाते हैं। कैमरामैन मदन के साथ राहुल सिन्हा, TV9 भारतवर्ष, जंगल महल, झारग्राम। फिक्र की बात यह है कि बंगाल की इस बदहाली का आज चुनाव में कहीं कोई जिक्र नहीं है। मजबूरी में चींटियों को खाते ये आदिवासी किसी भी पार्टी की रैली या नेता के भाषण का हिस्सा नहीं है।
आजादी से पहले बंगाल भारत का सबसे खुशहाल और समृद्ध राज्य था, लेकिन आज का बंगाल गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहा है। खैर, सुना आपने इस तरह के बयान किसान आंदोलन में आग में घी डालने का काम करते हैं, और इन्हीं बातों का असर हुआ है कि किसान आंदोलन के बीच पंजाब में रिलायंस के कई मोबाइल टावर तोड़ दिए गए, कई पेट्रोल पंपों को नुकसान पहुंचाया गया और आंदोलनकारी किसानों ने जियो के नंबर के बहिष्कार तक का भी ऐलान कर दिया। इसीलिए पिछले कुछ दिनों में देश के प्रधानमंत्री ने बार बार ये बात कही कि कॉरपोरेट और उद्योगपतियों के खिलाफ मन बना लेना अच्छा नहीं। देश के लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है तो प्राइवेट सेक्टर का भी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। हमारी फार्मा इंडस्ट्री, हमारे वैक्सीन निर्माता, क्या ये सारे सरकारी हैं क्या? आज मानवता के काम अगर भारत आ रहा है तो हमारे इस प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है। कोसते रहेंगे, उनको नीचा दिखाते रहेंगे और हम किसी भी प्राइवेट एक्टिविटी को नकार देंगे और उनको इस प्रकार से बेईमान घोषित करना, उनके लिए गंदी भाषा का प्रयोग करना, ये कल्चर किसी जमाने में वोट पाने के लिए काम आया होगा, आज वो आने वाला नहीं है। अब हम आपको इसमें फिक्र की बात बताते हैं। दरअसल किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रीज का होता है। 1991 में उदारीकरण की शुरुआत के बाद देश की इकोनॉमी में प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी के कारण गरीबी में काफ़ी कमी आई है। यहाँ आपको कुछ आंकड़ों के जरिए इसे समझाते हैं कि वर्ष 1947 में देश की जीडीपी यानी इकोनॉमी 2.7 लाख करोड़ थी, जो विश्व के जीडीपी का 3% थी। 1991 में भारत की जीडीपी 266 बिलियन डॉलर थी और अभी यानी 2021 में भारत की इकोनॉमी 2.7 ट्रिलियन डॉलर है, जो 1991 के करीब 10 गुना है। विश्व की इकोनॉमी का 7%। अगर देश में प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 1991 में यहाँ पर कैपिटा इनकम करीब $300 थी, जो इस वक्त करीब $6 बढ़कर $1877 पहुँच गया है। अब अगर गरीबी की बात करें तो आज़ादी के समय देश में करीब 80% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। 2009-10 में तेंदुलकर कमेटी ने बताया कि गरीबों की आबादी 29.8% और 2011-12 में 21.9% थी। मोदी सरकार के दौरान आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन की समिति के मुताबिक 2009-10 में 38.2% लोग गरीब थे, जो 2011-12 में घटकर 29.5% लोग ही गरीब रह गए, यानी हर 10 में से 3 व्यक्ति गरीब हैं। दरअसल यहाँ यूपीए सरकार और एनडीए सरकार में आंकड़ों का फर्क इसलिए है क्योंकि यहाँ दोनों रिपोर्ट में प्रतिदिन आय को आधार बनाया गया और इस आधार में ही फर्क है। बहरहाल उदारीकरण के बाद यानी 1991 के बाद से सरकार का जोर प्राइवेट सेक्टर पर है, जो अपने साथ निवेश भी लाता है, अच्छी क्वालिटी का मैन पावर भी लाता है और वर्क कल्चर और प्रोडक्शन में आधुनिकता भी आती है। मतलब इसमें किसी भी सेक्टर का तेजी से विकास और विस्तार होता है और नौकरियों के अवसर भी बढ़ते हैं। यहाँ वर्तमान अर्थव्यवस्था में अगर एक बात से इत्तेफाक नहीं रखा जा सकता है तो वो है अमीरों और गरीबों के बीच आय का भेद। 2011 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 साल में अमीरों और गरीबों की आय में असमानता दोगुनी हो गई है। और ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ है, बल्कि अमेरिका और चीन जैसे देशों में भी अमीरों और गरीबों के बीच इनकम का अंतर बढ़ता ही जा रहा है। इसमें सुधार की गुंजाइश है, इस अंतर को कम किया जाना चाहिए, लेकिन उद्योगपति और कॉरपोरेट विरोध कतई नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे देश की इकोनॉमी को नुकसान होता है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान। बंगाल में 8, असम में 3 और केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में एक चरण में चुनाव। बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग, 2 मई को आएंगे नतीजे। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव क्यों? बीजेपी के इशारे पर काम कर रही ईसी बंगाल में बंगाली ही राज करेगा। कोयला घोटाले को लेकर एक्शन में ईडी। तृणमूल के करीबी बिजनेसमैन के घर, दफ्तर समेत 15 जगहों पर रेड। कई अफसर और नेता भी रडार पर। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। रियासी में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। आर्थिक मोर्चे पर बड़ी खुशखबरी। दिसंबर तिमाही में 0.4% बढ़ी जीडीपी। मंदी से निकलकर ऊंचाई की ओर बढ़ रही अर्थव्यवस्था। और अब देखते हैं जो है सो है। चुनाव आयोग की पीसी देखना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस। शुरुआत में सब बताया जा रहा था, बस चुनाव की तारीखें नहीं बताई जा रही थी, जिनका इंतजार सबको बेसब्री से होता है।
इसने मुझे बजट की याद दिला दी, जहां टैक्स प्रपोजल को पूरे भाषण में सबसे आखिर में जगह मिलती है। ये वैसा ही है जैसे शादी में खाने का ढक्कन जल्दी नहीं खोला जाता, वरना बारात आने से पहले मेहमानों के खिसकने का डर रहता है। किसी आयोजन की सबसे खास पेशकश सबसे आखिर में रखी जाती है, वरना ऑडियंस के चले जाने का डर होता है। चुनावी रैली में भी स्टार कैंपेनर लोकल लीडर्स के बोल चुकने के बाद बोलते हैं। ऑर्केस्ट्रा में स्टार सिंगर सबसे आखिर में गाता है। और इसी तर्ज पर कोई अवार्ड सेरेमनी हो तो तय की हुई सारी आइटिनरी झिलवा चुकने के बाद आखिर में झेलने के कॉम्पनसेशन के तौर पर अवार्ड दिए जाते हैं। सीधे पॉइंट पर आ जाओ कहने वाली इस जनरेशन का तो इस हालत में क्या होता होगा पता नहीं, पर सबसे अहम खबर को सबसे पहली लाइन में जगह देनी चाहिए। ऐसी ट्रेनिंग वाले हम पत्रकारों का हाल आप समझ सकते हैं। बाकी तो जो है सो है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।